गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे वास्तविक संख्याएं। ये क्लास 10th यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड दोनों में, ठीक है। तो अगर इसके वेटेज की बात कर लें तो इसका वेटेज लगभग 5 से 6 नंबर में रहता है, ठीक है। और बहुत ही आसान चैप्टर है। बस थोड़ा बहुत जो पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने पढ़ा होगा, एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया, ठीक है, गुणनखंड करना, ये आपको आना चाहिए। तब इस चैप्टर को आप आसानी से सीख सकते हैं, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर। चैप्टर का नाम क्या है हमारा? रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं। अभी वास्तविक संख्याएं क्या होती है, क्या आप लोग को पता है? वास्तविक संख्याएं, ठीक है। वास्तविक संख्याएं को अगर डिवाइड किया जाए तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। ये दो तरह के, ठीक है, परिमेय और अपरिमेय। क्या है? परिमेय पहली क्या होगी? परिमेय। दूसरी क्या होगी? अपरिमेय। दो भागों में बांट दें, किसमें? परिमेय में और अपरिमेय में, ठीक है। तो चैप्टर का नाम क्या है? रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं मोस्टली क्या होती हैं? परिमेय और अपरिमेय। और परिमेय में तो हमारी जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं वो आ जाती हैं, ठीक है। पूर्ण संख्याएं वो पूरी आ जाती हैं, ठीक है। अपरिमेय वो संख्याएं आती हैं जो रूट के अंदर में होती हैं, ठीक है। इससे एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा 1/2, 5/7, 3/8, ठीक है। ये सब क्या है? परिमेय। और परिमेय की परिभाषा क्या कहती है कि जिन संख्याओं को हम p/q के फॉर्म में लिख सकें। क्या कर सकें? p/q के फॉर्म में लिख सकें, जहाँ q की वैल्यू कभी क्या होनी चाहिए? 0। q की वैल्यू कभी क्या हो? 0 ना हो, ठीक। p की वैल्यू 0 हो सकती है, ठीक है। p की वैल्यू 0 हो सकती है, लेकिन q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। मतलब ऊपर वाला अंश हमारा क्या है? ऊपर क्या होता है? अंश। और नीचे क्या होता है हमारा? हर होता है। तो हर का मान कभी भी क्या हो? 0 ना हो, और अंश का मान 0 हो सकता है, ठीक है। जैसे हम पूरी प्राकृतिक संख्या की बात करें तो प्राकृतिक संख्या हमारी क्या होती है? 1 से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, ऐसे ऐसे करते करते पूरी हो जाती है, ठीक है, जहाँ जितनी ले जाएँ, ठीक है। ये हमारी क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है। उसी तरह पूर्ण संख्या क्या होती है? वो 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिट तक जाती है। ये भी क्या होगी? इन्फिनिट तक जाएगी, ठीक है। तो इन सब के अगर अपॉन में हम 1 लिख दें तो ये सारी की सारी क्या बन जाएंगी? परिमेय संख्या। जैसे मान लिया हमारे पास ये प्राकृतिक संख्या, ये क्या है? 3 है। तो हम क्या 3 को 3/1 लिख देंगे, तब ये क्या बन जाएगी? अंश। नीचे क्या हो गया? हर। तो ये क्या बन गई? परिमेय संख्या बन गई। जैसे 4 है तो 4/1 लिख दिया हमने, ये भी क्या बन गई? परिमेय हो गई। अभी कोई भी पूर्णांक संख्या या प्राकृतिक संख्या है, 25 हमने क्या लिखा? 1 लिखा, ये भी क्या बन गई? परिमेय बन गई, अंश बटा एक रूप में। या फिर जो भी इंटीजर होते हैं हमारे, क्या होते हैं? इंटीजर। ये तो क्या पूर्ण, क्या हो गया? पूर्णांक। तो उसमें क्या आता है हमारा? नंबर लाइन पर अगर इसको ड्रा करें तो 0 के इधर की संख्या, 0 के इधर की संख्या, इधर की सारी संख्या क्या होती है? पॉजिटिव। इधर की सारी संख्या क्या होती है? निगेटिव होती है। मतलब जैसे हमने लिखा इधर प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, ठीक है। ऐसे ऐसे हम अनंत तक जा सकते हैं। उसी तरह 0 के इस साइड, ठीक है, 0 के अगर इस साइड आए तो क्या आएगा? -1, -2, -3, -4 अप टू यहाँ तक जाएंगे, ठीक है। तो इसको भी हम रेशनल नंबर के रूप में लिख सकते हैं, यानी परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो हमारे पास प्लस का 3 है तो हमने क्या लिखा? 3/1। ये भी तो बन गई परिमेय, ठीक है। जैसे 7 लिखा, प्लस का 7 अपॉन में क्या लिखा हमने? 1, ये भी क्या बन गई? परिमेय बन गई। उसी तरह हम
माइनस वाले को इंटीजर को भी लिख सकते हैं, मतलब माइनस वाले पूर्णांक को भी लिख सकते हैं। माइनस का 4 बटा में 1, ये भी प्रमेय बन गया। माइनस का 2 बटा 1, मतलब बटे में 1 लगा दो तो सारी की सारी क्या बन जाती है, प्रमेय संख्या। तो प्रमेय संख्याएँ क्या है कि प्रमेय संख्याओं तो हमारी तीनों संख्या आ जाती है। क्या क्या आता है प्रमेय संख्याओं में? प्रमेय संख्याओं में हमारी तीनों संख्याएँ आ गई। क्या क्या आई? अगर इसको हम देखें प्रमेय संख्या को, तो इसमें हमारी जितनी भी प्राकृतिक संख्या है वो आ गई। क्या की? जितनी भी हमारी क्या है प्राकृतिक संख्या है वो भी आ गई। प्राकृतिक संख्याएँ वो भी सब क्या होती हैं, प्रमेय बन जाएंगी। ठीक है। और पूर्ण संख्याएँ, ये भी क्या है, ये भी हमारी क्या है, प्रमेय संख्या बन जाएगी। और अगर हम पूर्णांकों की बात करें, पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर की, ये भी क्या है हमारी प्रमेय संख्या है। ठीक है। और अब प्रमेय संख्याएँ क्या है, जिन्हें हम बटे के रूप में ना लिख पाए। ठीक है। जैसे हमारा हो गया रूट के अंदर √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया। ठीक है। तो ऐसी जो संख्याएं हैं वो क्या हो जाएंगी, हमारी अप्रमेय संख्याएं। ठीक है। तो आपने रियल नंबर समझ लिया। वास्तविक संख्या क्या, ये कुछ नहीं है, क्या है, परिमेय संख्या और अप्रमेय संख्याओं का एक ग्रुप है। ठीक है। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिनको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में? p बटा q के रूप में, यानी अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। जहाँ पे हमारे हर का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, अंश का मान 0 हो सकता है। ठीक है। तो इसमें हमारे क्या आते हैं, प्राकृतिक संख्या होगी, पूर्ण संख्याएँ होगी और पूर्णांक संख्याएँ होगी। ठीक है। इन सबको हम लिख सकते हैं। ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, आगे इन चैप्टर में क्या पढ़ना है हमको। ठीक है। तो अगर आगे देखते हैं तो आगे में कुछ चीज़ें आनी चाहिए इस चैप्टर में। ठीक है। जैसे छोटी छोटी बातें हैं, हमें क्या क्या आना चाहिए, हमें LCM निकालना आना चाहिए। ठीक है। और क्या, SCF निकालना आना चाहिए, जो पिछली कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं, छोटी कक्षाओं में। ठीक है। और फैक्टर यानी गुणनखंड करना आना चाहिए, गुणनखंड। ये 3 चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगर नहीं आती कोई बात नहीं, हम सिखाएंगे आप लोगों को। ठीक है। छोटी छोटी। ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे आगे परिमेय गुणनखंड क्या होते हैं, परिमेय गुणनखंड या अभाज्य गुणनखंड। आगे क्या पढ़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड। इसमें बताया जाएगा संख्याओं को क्या निकालिए आप, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है। क्या आप लोगों ने इसके पहले अभाज्य गुणनखंड पढ़ा है? ठीक है। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, 2-3 एग्जाम्पल लेके आपको बता रहे हैं किस तरह से इनका हम अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। ठीक है। जैसे हमारे पास संख्याएं हैं, तो संख्याएं हमारे पास जैसे कि NCERT में एग्जाम्पल दिया हुआ है फैक्टर करने के लिए, मैं उदाहरण लिया। क्या निकालना है हमको, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक है। तो पहली संख्या हमने लिया 32760। क्या लिया हमने, 32760। अब इसको हमको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। ठीक। तो इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इसका हम अगर शुरुआती क्लासों में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसका लासा निकाल देंगे। क्या कर देंगे, लासा निकाल देंगे कुछ इस तरह से। इधर करके दिखा रहे हैं आपको, 3 2 7 6 0। ये तरीके आप लोगों ने पढ़े भी होंगे। ठीक है। सबसे पहले इसको छोटी संख्या से काट लेंगे, 2 2 1 कम 2, यहाँ 1 बचा, इधर आ गया 12, 2 6 12, 2 3 6, 1 बचा, इधर आके 16 हो गए, 2 8 16, ये हो गया 0, तो हमने उतार दिया। फिर 2 से काटेंगे इसको, 2 8 16, 2 1 कम 2, 1 बचा, इधर 18 हो गया, 2 9 18, 0 में उतार देंगे। ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद फिर से 2 कट रहा है, 2 से काट देंगे, 2 चौको 8। अब इसके बाद 2 संख्याएँ, ठीक है, 2 संख्या काट रहे हैं तो एक 0 बढ़ा है यहाँ से, 2 9 18, और फिर यहाँ के 1 बच गया, इधर आके 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10। ठीक है। वो अगली संख्या क्या है, इसको देखते हैं, क्या है, 3 से कट रहा है, हाँ 3 से कट रहा है, 9 5 14, 14
और 4 18, ठीक है। अगर संख्याओं का योग 3 की पहाड़ी में आता है तो संख्या 3 से कट जाएगी। 3 एकम 3, फिर यहाँ एक बचा, फिर इधर आकर 10 हो गया, 3 त्रिक का 9, फिर एक बचा इधर 19 हो गया, 3 छंग 18, फिर एक बची इधर 3 बचे 15, फिर हमारा कितना आ गया 1 3 6 5। क्या अब ये 3 से कट रहा है? हाँ 3 से कट रहा है, काट के देखते हैं। 3 चौको 12, फिर यहाँ आया तो इधर आके 3 बचे 15, फिर एक बचा 3 बचे 15, ये भी कट गया। क्या अब ये 3 से कट रहा है? देखते हैं। 3 एकम 3 नहीं कट रहा है, 5 से काट के देखते हैं। 5 9 45, 5 एकम 5, 7 से काट के देखते हैं। 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, फिर इसको 13 से काटते हैं। 13 एकम 13, तो ये हमारा इसका भाज्य गुणनखंड आ गया, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे 32,760, ठीक है। इसका भाज्य गुणनखंड क्या है हमारा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 13। तो हमारा ये क्या आ गया अभाज्य गुणनखंड आ गया। तो हमने 32,760 का यह अभाज्य गुणनखंड निकाला, ठीक है। यह इस तरह से हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं किसी संख्या का, ठीक है। तो इसको पावर के रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे? तो 2 हमारे कितने पास है 1 2 3, 3 बार है, तो 2 की पावर क्या लिख सकते हैं इसको हम 3 गुणे 3 कितनी बार है 2 बार, 3 की पावर क्या लिखेंगे इसको 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 13। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लिया हमारे पास एक दूसरी संख्या है 260, ये हमने ले लिया, क्या लिया 260। इसे क्या निकालना हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना, ठीक है। इसका भी क्या कर देंगे एलसीएम कर देंगे। कैसे 260 पहले 2 से काट के देखते हैं। 2 एकम 2, 2 3 6 कट गया। फिर 2 से कट के देखते हैं। 2 छंग 12, एक बचा इधर, इधर आएगा 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10। 5 से काट के देखते हैं। 5 एकम 5, एक बचा इधर, इधर आया 15 हो गया, 5 3 15। अब 13 से काट देंगे। 13 एकम 13, ये हमारा पूरा कट गया। तो हमारा 260 का गुणनखंड क्या क्या है 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 13। तो उसको क्या लिखेंगे हम 2 गुणे 2 गुणे 13 गुणे 5। वो 5 थोड़ा इधर हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 2 बार है हमारे पास, तो किसको कितनी बार लिखेंगे 2 की खाते 2 लिख देंगे। क्या लिखेंगे 2 की खाते 2 गुणे 5 गुणे 13। ये क्या होगा इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया आसानी से, ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लिया हमारे पास 26 62 है, क्या है एक संख्या लिखा हमने 2 6 6 2। इसे क्या निकालना हमको अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। इसका फैक्टर कर लेंगे, इधर ऐसा निकाल लेंगे 2 2 6 6 2। काट के देखते हैं इसको। पहले 2 से काटते हैं। 2 एकम 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 एकम 2। अभी क्या है 11 का क्यूब है, तो 11 से कट जाएगा। 11 एकम 11, यहाँ 2 बचा, इधर आके 23 हो गया, तो 11 दूनी 22, फिर एक बचा 11 एकम 11 कट गया। और 11 ग्राम यानी 11 एकम 11, एक बचा इधर 11 हो गया, 11 एकम 11, फिर इसको 11 से काट देंगे। 11 एकम 11, तो हमारा पूरी तरह कट गया। तो 26 62 इसका भाज्य गुणनखंड क्या गया 2 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11, ठीक है। और इसको भी हम पावर के रूप में भी लिख सकते हैं ऐसे। इसको लिखेंगे 2 गुणे 11 की पावर 3। तो हमारा क्या आ गया अभाज्य गुणनखंड।
आप लोग को शायद समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जैसे एक और संख्या ले लेते हैं, 455 ले लेंगे। क्या लिए? 455, उसका फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, इसका भाज्य गुणनखंड निकालते हैं। जैसे 455, 5 से काटते हैं इसको, 5 45, 5 एकम 5, 7 से काटते हैं, 7 एकम 7, 7 1 21, फिर 13 से काटते हैं, 13 एकम 13। ठीक है, इसका भाज्य गुणनखंड हमारे पास क्या क्या आ गया? 5 गुणे 7 गुणे 13। क्या आया? 5 गुणे 7 गुणे 13। अब सबकी पावर तो कुछ है नहीं, इसको एक ही बार लिखेंगे। चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हो, चाहे ऐसे लिखो, और इसको चाहे पहले 13 लिखो, फिर 7 लिखो, 5 लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये हमारा इसका भाज्य गुणनखंड आ गया। ठीक, ऐसी बहुत सी संख्याएं हैं जिनका हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ठीक, अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक, जैसे मेरे पास पहला क्वेश्चन है, एक ही संख्याओं 4 की पावर n, 4 की घात n पर विचार कीजिए कि जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है, और जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होगा। मतलब हमको 4 की पावर n लेनी है। क्या लेनी है? सवाल देख लीजिए, आप क्वेश्चन देख लीजिए। संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए कि जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है, जांच कीजिए कि क्या n कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। ठीक है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि क्या 4 की पावर n है, क्या 4 की पावर n, क्या ये कभी, इसमें n का मान जो भी रखेंगे, क्या ये कभी 0 पर समाप्त होगा? ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये है 4 की पावर n में n की जो वैल्यू रखेंगे, क्या ये कभी, इसका आंसर आएगा, क्या वो कभी 0, मतलब इकाई का अंक क्या 0 आएगा? ठीक है, और क्वेश्चन में क्या क्या दिया है हमें, ये संख्या को इस रूप में लिखना है। ठीक है, और जहाँ n के बारे में क्या रहा है, n क्या है? एक प्राकृतिक संख्या। क्या है? एक प्राकृतिक, n क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, n क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या है, तो n का मान क्या हो सकता है भाई? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, ऐसे अनंत तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम इसको चेक कर लेते हैं। तो हमारा क्या 4 की पावर n है, तो हम क्या करते हैं, n बराबर 1 पर चेक करते हैं। n बराबर 1 लेने पर क्या करते हैं, n बराबर 1 लेने पर, तो हम क्या कर रहे हैं, 4 की पावर n, अब इनके यहाँ क्या रखेंगे हम, 1, 4 की पावर 1, तो ये क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक, क्या आएगा, 4 आएगा। और यहीं पर हम क्या कर लें, n बराबर क्या ले लें, हम 2 ले लें। क्या लें, n बराबर हम क्या ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं। n बराबर हमने 2 लिया, n बराबर 2 लेने पर अब ये क्या हो जाएगा, 4 की पावर n है। अब क्या लिखेंगे हम, 4 की पावर 2 लिखेंगे, तो कितना आएगा, 4 चौक 16 आ गया। ठीक है, अगर हम n बराबर क्या ले लें, 3 लें, n बराबर 3 लेने पर तो 4 की पावर n, यानी क्या लेंगे, 4 की पावर हो जाएगा हमारा 3। 4 की पावर 3 हुआ है, इसका मतलब क्या, 4 चौक 16 चौको 64, कितना आया, 4 आया। ठीक है, उसी तरह अगर n बराबर हम क्या ले लें, 4 लें, n बराबर 4 लेने पर, अगर n बराबर हम 4 ले रहे हैं, यानी 4 की पावर n, तो हो जाएगा 4 की पावर 4,
4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 चौको 256, कितना आ जाएगा 256। तो हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या n का मान जो भी हम रखते जाएंगे क्या कभी इकाई के अंक पे मतलब कि आखिरी का अंक क्या कभी जीरो पे समाप्त होगा। ठीक है, किस में समाप्त करना है इसको, जीरो पे, मतलब 4 पावर पे जो भी रहे। तो हम ये देख रहे हैं कि हमें किसी भी मान पे जीरो नहीं मिला है। तो मतलब एक बार क्या आ रहा है 4 आ रहा है, एक बार 6 आ रहा है, फिर एक बार 4 आ रहा है, एक बार 6 आ रहा है। ठीक है, तो पहले क्या है इकाई का अंक 4 आया, फिर दूसरी बार क्या है 6 आया, फिर तीसरी बार क्या है 4 आया, फिर क्या है 6 आया। तो ऐसे 4 और 6 रिपीट करता रहेगा। ठीक है, एन के चाहे जो भी हम वैल्यू लेते जाएँ। ठीक है, तो हम लास्ट में लिखेंगे क्वेश्चन इसमें पूछा था कि संख्या क्या फॉर्मूले पर जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है तो जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 के पावर n शून्य पर समाप्त होगा। तो n का ऐसा कोई मान नहीं है जिसके लिए 4 के पावर n शून्य पर समाप्त होगा। तो हम लास्ट में आंसर में लिख देंगे n का ऐसा कोई मान नहीं है। क्या लिखेंगे, n का ऐसा कोई मान नहीं है, n का ऐसा कोई मान नहीं है जिसके लिए क्या होगा, जिसके लिए 4 की पावर n अंक 0 पर या शून्य पर समाप्त होगा। ठीक है, ये हमने उधर प्रूव भी कर दिया। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये हमारा कौन सा हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल था। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा टफ था लेकिन इसके बाद जो है वो आपको समझ में आएगा। लेकिन इसको भी कोई ज़्यादा वो नहीं है, बस हमको क्या है 4 पावर n दिया हुआ है। ठीक है, n क्या है, प्राकृतिक संख्या है। हमको इसमें चेक करना है क्या n का ऐसा कोई मान है जिसपे इकाई का अंक क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो हमने सारे मान रख के चेक कर लिए, तो हम आगे भी निकालते जाएंगे तो हमारे पास 4 मिलेगा, फिर 6 मिलेगा, फिर 4 मिलेगा, फिर 6 मिलेगा। ठीक है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि 4 पावर n के लिए n का कोई भी मान होगा तो ये 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन था हमारा, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। दूसरा क्वेश्चन क्या है, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। अभी हमने अभाज्य गुणनखंड विधि आपको बताई, क्या है 6 है और 20 है। अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एक बार देख लीजिए। संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखते हैं 6 है और क्या है 20 है। संख्याएं क्या क्या है हमारे पास, 6 है और 20 है। संख्याएं 6 तथा 20 है। ठीक है, हम पहले 6 का गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, 6 का गुणनखंड, 6 का गुणनखंड हम क्या लिखेंगे, 6 के 6 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे, 2 गुणे 3, उसी तरह 20 के। ठीक है, 20 के अभाज्य गुणनखंड ये क्या आएंगे, 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20। ठीक है, ये आ गया हमारा। ठीक, अब हमको निकालना है क्या, लासा निकालना। सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका लासा, और फिर क्या निकालना है, मासा यानी एलसीएम निकालना है। ठीक है, जब एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम किसका निकालना है, 6 और 20 का। तो एलसीएम में तो वो लेते हैं जो दोनों में कॉमन, पहले तो वो ले लो, तो 2 इसमें भी 2 इसमें भी, हमने 2 ले लिया। ठीक है, उसके बाद जो बचा उसको भी ले लेते हैं। यहाँ क्या बचा, 3 बचा, इसको ले लिया हमने। फिर यहाँ क्या बचा है, 2 बचा है, इसको ले लिया हमने। फिर क्या बचा है, 5 बचा।
क्या करते हैं एलसीएम में, जो दोनों में कॉमन पहले उसको ले लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी दोनों में बचेगा उसको पूरा ले लेंगे। तो दो दो कॉमन तो हमने पहले उसको ले लिया, फिर क्या बचा है, 3 बचा है। तो हमने क्या लिया, यहाँ से 2 लिए, यहाँ से 3 लिया, यहाँ से 2, फिर यहाँ 5, ठीक है, क्योंकि 2 कॉमन था, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया, 60 आ गया, ठीक है। अब निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ और ही आसान है, ठीक है। एचसीएफ किसका, 6 और 20 का। तो हम देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है, तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, ठीक है। 3 है इसमें, 3 इसमें नहीं है, ठीक है। तो हमारा एचसीएफ कितना हो गया, 2, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 94 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखते हैं इसको, देख लीजिए एक बार थोड़ा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 94 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमारे पास संख्याएं क्या क्या हैं, 94 है और 404 है। लिख लेंगे संख्याएं। संख्याएं क्या हैं, 94 तथा 404। तब इनका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, कैसे, ठीक है। पहले 94 का करेंगे, इधर करके देख लेते हैं, ठीक है। 94 को पहले निकाल लेते हैं, 2 से काटते इसको, 2 चौको 8, 1 बचा, यहाँ आया, ठीक है। 2 से 14, 2 चौको 8, ठीक है। फिर यहाँ 1 बचा, ये आएगा, 2 सत्ते 14। क्या 47 कैसे कटता है, 47 तो क्या अभाज्य है संख्या, 47 कैसे कटेगा, 47 से ही कटेगा, 47 से कम 47। तो 94 किसका आ गया, 2 गुणे 47। उसी तरह हम 404 का निकालेंगे, ठीक है। 404, 2 से काट के देखेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 शून्य 2 1 कम 2, फिर किससे कटेगा, 101 से, 101 एक कम 101। तो हमारा 404 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 101। तो हमें इसका क्या निकालना था, थोड़ा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका एचसीएफ निकालना था, ठीक है। तो हम देखते हैं इसका एचसीएफ कितना होगा। एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है। एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। 94 का और किसका, 404 का। अब हम देख रहे हैं कॉमन क्या है इन दोनों में, ये 2, ये दोनों में है, ठीक है। तो हमारा इसका एचसीएफ कितना हो गया, 2, ठीक। ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन इसमें यह भी बोला कि एलसीएम भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम आपको फार्मूला बता रहे हैं, ठीक है। अगर 2 धनात्मक पूर्णांक संख्याएं क्यों, अगर 2 धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हों तो उनका लासा और मासा का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। क्या, यदि 2 धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं तो उनका एलसीएम क्या, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। ये फार्मूला है जो आगे भी हम यूज़ करेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी दोनों नंबर का गुणनफल, ठीक है। तो हमको पता है एलसीएम हमको निकालना है, ठीक है। तो एचसीएफ को उधर भेज देंगे, तो एलसीएम बराबर क्या आ जाएगा हमारा, एलसीएम बराबर क्या आ जाएगा, ए गुणे बी बटे में क्या आ जाएगा हमारा, एचसीएफ, ठीक है। अब ए गुणे बी, पहली संख्या कितनी है हमारी, 94, दूसरी संख्या क्या है, 404, बटे में एचसीएफ लिखेंगे। एचसीएफ हमारा कितना है, 2, 2 से काट देंगे इसको, ठीक है। 2 1 कम 2, 2 चौको 8 1 बचा, 2 सत्ते 14, 47 गुणे 404 कितना गया, 47, कितना आ जाएगा हमारा, 47 गुणे 404। बस इसका गुणा कर लेंगे, ठीक है, हमारा एलसीएम आ जाएगा, ठीक।
फिर अगला क्वेश्चन था हमारा संख्या 6, 72, 120 का भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, 6, 72, 120 है। क्या है? 6, 72, 120 का भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं हमारे पास क्या है? संख्याएं 6, 72, फिर क्या 120 है। 6, 72 और 120 तो इसको, तो हम 6 का अगर भाज्य गुणनखंड देखें तो 6 का भाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा? 2 गुणे 3। इसी तरह 72 का देखते हैं, 72 कितना हो जाएगा? इधर करके देख लेते हैं 72 का लासा निकाल के। 2 से काटते हैं, 2 3 6, 2 6 12, 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 9 18, फिर 3 से काटेंगे 3 तरीका 9, 3 1 3। तो हमारा क्या आ गया? 2 गुणे 2 गुणे 2 3 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, उसी तरह 120 को भी देख लेते हैं। 2 से काटते हैं 2 6 12, फिर 2 से काटते हैं 2 3 6, 2 1 कम 2 2 5 10 15, फिर 3 से काटते हैं 3 5 15, फिर 5 से काटते हैं 5 1 5। तो हमारा 120 का भाज्य गुणनखंड क्या आ गया? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, हम इसका क्या निकालेंगे? हम इसका लासा और मासा निकालना है, उसका एचसीएफ एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो इसका जो एचसीएफ आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? एचसीएफ ऑफ 6, 72, 120। एचसीएफ क्या आ जाएगा? जो तीनों में कॉमन हो। ठीक है, तो हम देख रहे हैं 2 इसके पास है। ठीक है, ये 2 इसके पास भी है। ठीक है, 2 है इसके पास, 3 इसके पास, 3 इसके पास, 3 इसके पास। ठीक है, 3 इसके पास, 3 इसके पास, 3 इसके पास। ठीक है, तो हमारा क्या गया? पहले 2 कॉमन होगा, फिर क्या कॉमन होगा? 3 कॉमन होगा। अगर 5 की बात करें, 5 इसमें है नहीं। ठीक है, तो हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा? 2 3 6। ठीक, उसी तरह अगर इसका एलसीएम निकालें, एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? जो दोनों में कॉमन हो तो ले लिया हमने, पहले 2 ले लिए हमने। ठीक है, फिर क्या कॉमन है? 3 कॉमन, ये ले लिया। अब बचे क्या? यहाँ पे क्या बचा? 2 गुणे 2 और 3 कॉमन हो गया, तो क्या बचा यहाँ पे? 2 गुणे 2, फिर यहाँ क्या बच गया? 1 3 बच गया। यहाँ क्या बचा है? दोनों 2 बच गए। ठीक है, इनको ले लो, गुणे 2 गुणे 2, फिर क्या बच गया? 5। ठीक है, तो इन सबको क्या कर देंगे? हम गुणा कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक, तो एचसीएफ में क्या करते हैं? जो दोनों में कॉमन हो हम वो लेते हैं। क्या करते हैं? एचसीएफ में हम उनको लेते हैं जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, और एचसीएफ में क्या करते हैं? एचसीएफ में क्या करते हैं? जो दोनों में कॉमन हो वो ले लेते हैं। एलसीएम में क्या करते हैं? जो कॉमन उसको पहले ले लेंगे, उसके बाद जो संख्या बचती है उनको ले लेंगे, फिर उनको आपस में गुणा कर लेंगे। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली के क्वेश्चन। ठीक है, ये तो हमारे एग्जाम्पल्स हो गए, कुछ उदाहरण हो गए। ठीक है, समझने के लिए। ठीक है, अच्छा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये पार्ट 1 था। अब अगले पार्ट में हम प्रश्नावली 1.1 के सारे क्वेश्चन करेंगे एक के बाद एक। ठीक है।